Hello. Hello. हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट कीजिए माइक। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आपको आवाज आ रही है मेरी? प्लीज कंफर्म कीजिए एक बार। मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, फिर अभी देखते हैं आपकी आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही, वो नेक्स्ट क्लास में एक बार चेक कर लेंगे। आपको कोई डाउट हो तो यहाँ पर व्हाट्सएप पर ही लिख दीजिएगा, मैं ऑन करके रखता हूँ। स्क्रीन क्लियर है? ठीक है, फिर अकाउंट्स का आप ये बताइए, आपने सिलेबस कर कितना रखा है अभी तक? यस। ओके, अकाउंट्स का मीनिंग क्लियर हुआ? जर्नल लेजर वगैरह उन्होंने कुछ बताया क्या होता है? ठीक है, ठीक है, डन। अब आपको जैसी डाउट आएगा ना, आप मुझे तुरंत रोक दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ साथ कॉपी करना शुरू कीजिए। एक बार अकाउंट्स की डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं डिटेल में। प्लीज लिखना शुरू कीजिएगा मेरे साथ साथ। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। कॉपी कीजिएगा जरूर। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कॉमा, साथ साथ लिखिएगा। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कॉमा, कलेक्टिंग, कॉमा, रिकॉर्डिंग, कॉमा, classifying, then summarizing, comma, analyzing and interpreting the financial data. Accounting is the process of identifying, collecting, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial data of an entity. Entity का मतलब आप समझ सकते हैं कोई भी business organization या any other. And communicating the results to the users. Communicating the results to the users. एक बार कॉपी हो जाए तो मुझे एक बार कंफर्म कीजिए, फिर इसको समझते हैं। इसी डेफिनेशन के अंदर हमारा पूरा सिलेबस डिस्कस हो जाएगा। ओके, आइए जरा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि करना क्या है हमें इस सब्जेक्ट के अंदर। एग्जैक्टली हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं। अभी हम 2020 में जी रहे हैं। 1503 में एक पर्सन था, लूसा पैक्योली। इन्होंने अकाउंट्स बनाई थी। दैट इज व्हाट आज हम इन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। इनके पास से कुछ रिकॉर्ड्स मिले थे हमको। तो आइए देखिए सिस्टम क्या है, हमें क्यों जरूरत पड़ रही है, क्या करने जा रहे हैं हम इस साल अकाउंट्स के अंदर। पहला नया सब्जेक्ट है आपके लिए, मेजर सब्जेक्ट है।
मान लीजिए एक छोटी सी जनरल स्टोर की शॉप है, लेट्स से राम जनरल स्टोर। यहाँ पर मिस्टर राम बैठते हैं, राशन का सामान बेचते हैं, इनकी शॉप है। मैं यहाँ पर ऐसे अज्यूम कर लेता हूँ कि पूरे दिन भर में 100 ट्रांजैक्शंस इनकी यहाँ पे होती होगी। 100 मैं कम ले रहा हूँ, एक नॉर्मल दुकान पर 200-300 बार ट्रांजैक्शन हो ही जाती है। यहाँ पर मेरा ट्रांजैक्शन से मतलब ये है सामान खरीदना यानी परचेज करना, सामान बेचना, किसी से कैश कलेक्ट करना, किसी को कैश पे करना, ये सब मिला के बिल्स की पेमेंट करना, किसी की उधारी कर रखी है तो उसके पैसे चुकाना, ये सारी पेमेंट अगर हमें करनी है, आने आएंगे पैसे, आएंगे जाएंगे, ये सब ट्रांजेक्शन्स को मिला के लेट्स से देयर आर 100 ट्रांजेक्शन्स। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या ये ट्रांजेक्शन्स पैसे से रिलेटेड है? द आंसर इज यस, हाँ पैसे से रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात जो हम अकाउंट्स के अंदर करने जा रहे हैं, हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या वो जो चीज की हम बात कर रहे हैं वो पैसे से रिलेटेड है, क्या वो फाइनेंशियल नेचर है कोई उसका। अगर मान लीजिए आज मेरा कोई एम्प्लॉय मिस्टर राम की दुकान में, कुछ लोग काम करते हैं, वो लोग आज लेट आए हैं ऑफिस के अंदर, तो क्या राम इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहेगा? द आंसर इज नो। पर हाँ, आज इसने जितनी सेल्स करी, जितनी परचेजेस करी, जितनी पेमेंट्स करी, उन चीजों को ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहेगा। तो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस ट्रांजैक्शन की आप बात कर रहे हो, क्या आप उसे मॉनेटरी टर्म्स के अंदर डिनोट कर सकते हो? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरे नंबर पर राम का ये काम है कि वो सब चीजों के बिल्स इकट्ठे करके रखे। मान लीजिए राम ने कहा कि मैंने पूरे साल भर में 10 लाख रुपए की सैलरी पे करी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले राम से पूछेंगे आपके पास इसका कोई प्रूफ है? आपकी कोई सैलरी स्लिप या कुछ भी आप कहीं साइन कराते हो, अकाउंट में डालते हो पैसे, हर ट्रांजेक्शन का आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। नहीं तो लोग मनगढ़ंत ट्रांजेक्शंस अपने रिकॉर्ड में दिखाने लगेंगे। तो अगर आप डेफिनेशन की तरफ ध्यान से देखें, तो मैंने आपको जो डेफिनेशन में पहला वर्ड लिखाया है वो है आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले आपको पता करना है क्या वो चीज पैसे से रिलेटेड है। अगर वो चीज पैसे से रिलेटेड ही नहीं है तो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी नहीं है। सेकंड नंबर पर यू नीड सम कलेक्शन। किस चीज की कलेक्शन करनी है जी? इनवॉइसेस की कलेक्शन करनी है। आपके पास बड़े सारे बिल्स आए होंगे, कोई भी एंट्री की आप बिना बिल के, बिना किसी एविडेंस के नहीं दिखा सकते। इसीलिए इन इनवॉइसेस को वी से सोर्स डॉक्यूमेंट। आपका एक चैप्टर है इस पर पूरा, वाउचर्स करके छोटा सा चैप्टर है, सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो देखिए कलेक्शन वाला वर्ड आते ही एक चैप्टर का नाम खुल गया। वी नीड सोर्स डॉक्यूमेंट्स। आप हमें सोर्स दिखाइए कि कहां से आप ये एंट्रीज शो कर रहे हो कि 10 लाख की सैलरी दे दी, 5 लाख का पेट्रोल खर्च हो गया, ये सारी चीजें। तो ये दो तो सिंपल है। अब यहाँ पर हम वापस से आते हैं अपने राम के पास और इनसे ये पूछते हैं कि आपको जरूरत क्यों पड़ी अकाउंटिंग की। तो मिस्टर राम ने कहा कि सर मैं 100 ट्रांजेक्शन्स एक दिन में करता हूं सर। एक दिन में सर 100 ट्रांजेक्शन्स करता हूं सर। मेरी दुकान 200 दिन तक खुलती है सर पूरे साल में। तो नाउ टेल मी, एक साल में मिस्टर राम को कितनी ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगी? 20,000 ट्रांजेक्शन्स। अब आप मुझे जवाब दीजिए, क्या मिस्टर राम ये सारी ट्रांजेक्शन्स को याद रख सकता है? फटाफट से बताइए मुझे लिख के। क्या मिस्टर राम इन सभी ट्रांजेक्शन्स को याद रख सकता है? नो, कोई भी याद नहीं रख सकता। 20,000 ट्रांजेक्शन्स, कभी किसी को बेचा सामान, कोई पेमेंट करी, इतनी सारी चीजें, इट इज इम्पॉसिबल टू मेमोराइज दीज ट्रांजेक्शन्स। तो राम ने कहा मुझे डेट वाइज, राम सेड मुझे डेट वाइज रिकॉर्ड चाहिए हर एक ट्रांजेक्शन का, किस दिन क्या हुआ था। आई नीड डेट वाइज रिकॉर्ड। दिस इज वी से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसे सारा रिकॉर्ड रखना है। तो लेट अस इंट्रोड्यूस द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम कहते हैं जर्नल। आई होप आपने नाम शायद सुना होगा, नहीं सुना तो अभी देखिए। दिस इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल के अंदर मिस्टर राम क्या करेगा, लेट्स से आज अप्रैल 1 है, तो अप्रैल 1 को जितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं सबको लाइन से लिख देगा। उसको लिखना, उसको हम कहते हैं जर्नल एंट्री डालना, वो हमारे को उसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ना है। पर आपको इतना समझ आएगा कि सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही विल बी हैविंग एट द एंड ऑफ द ईयर a collection of 20,000 transactions recorded date wise, time wise in a very chronological order। तो अब इसको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जो आपकी डेफिनेशन में मैंने तीसरा वर्ड लिखवाया है
दैट इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? कोई भी ट्रांजेक्शन्स अगर आपके यहाँ पर हो रही हैं, आप उन्हें सेम डे रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर मैं ऐसे ही आपको जर्नल की डेफिनेशन बोलूं तो देखिए, जर्नल इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग दैट chronologically records all the transactions and events which are of financial nature। डेफिनेशन में आपको लिखवा दूंगा बाद में। तो अभी तक देखिए मैंने आपको 3 वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए। मिस्टर राम के यहाँ पर एक एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉय से झगड़ा कर लिया, क्या हम उसको रिकॉर्ड करेंगे? द आंसर इज नो। एंड व्हाट इज द रीजन? बिकॉज व्हेन वी आइडेंटिफाइड इट, हमें पता चला वो फाइनेंशियल नेचर की है ही नहीं। सेकंड नंबर पे, क्या वो फाइनेंशियल नेचर की है तो क्या मुंह उठा के सीधा एंट्री डाल दोगे? द आंसर इज अगेन नो। यू नीड द प्रूफ। कलेक्ट कीजिए प्रूफ, नहीं तो साल के लास्ट में अगर आप अपने अकाउंट्स इनकम टैक्स वालों को दिखाओगे तो वो आपसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको स्कूल्स की हेरा फेरी बताता हूँ। स्कूल वाले क्या करते हैं? स्कूल वाले आपको पता है बसेस रन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बच्चों को लाना ले जाना। तो लेट्स से एक स्कूल के यहाँ पे 10 बसेस चलती हैं। स्कूल वालों की हेरा फेरी देखिए, स्कूल वाले शो करते हैं कि हमारे पास 20 लाख का इस साल पेट्रोल लग गया। दिल्ली में स्कूल है, दिल्ली से बच्चे लेके आ रहे हैं, 20 लाख का पेट्रोल लग गया इनका पूरे साल में, 5 बस चलती है इनकी। इनकम टैक्स वाले क्या कुछ नहीं कर पाते। ये लोग क्या करते हैं? पेट्रोल पंप वालों से सेटिंग कर लेते हैं। पेट्रोल पंप वालों को कह देते हैं आप हमको फेक इनवॉइसेस जनरेट करके दे देना। तो मैं थोड़ी हेरा फेरी की बात बता रहा हूँ आपको। कलेक्टिंग के अंदर बहुत हेरा फेरी चलती है, क्योंकि आपको याद हो, आपको पता होगा कि जब आप पेट्रोल लेने जाते हैं, मान लीजिए कार के लिए, स्कूटी बाइक के लिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप बिल नहीं लेते हैं। तो वो बिल पेट्रोल पंप वालों के इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो बेचते हैं उन बिल्स को बाद में। दीज आर द फेक बिल्स। तो कलेक्टिंग के अंदर काफी हेरा फेरी चलती है। चलिए वापस मिस्टर राम के पास आते हैं। रिकॉर्डिंग वाली बात मैंने आपको बताई। मिस्टर राम को टेंशन थी, 20,000 ट्रांजेक्शन कैसे याद रखूंगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। व्हाट डिड ही डू? उसने जर्नल एंट्रीज डालना स्टार्ट कर दिया, एक बुक बनाई पूरी की पूरी जर्नल। आपकी आवाज आ गई है मुझे अब? हेलो, अब आ गई? ओके सर, मैं वही देख रही थी। हाँ बहुत अच्छा हुआ। आइए जी, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ओके जी, तो रिकॉर्डिंग की बात हमने कर ली। अच्छा, राम को एक और प्रॉब्लम हुई, ध्यान से सोचिएगा। राम ने 20 की 20,000 ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड कर ली। नाउ लेट अस से राम का एक कस्टमर है जिसका नाम है सोनू। ये वो है जो दुकान पर आकर खा पी कर कहता है खाते में लिख लेना। ये वो लोग हैं कि भाई मेरे खाते में लिख लेना, एक साथ महीने के आखिरी में, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, साल भर बाद मैं हिसाब कर दूंगा। आज सोनू इसकी शॉप पर आता है। सोनू ने मिस्टर राम से ये पूछा कि हाँ जी मेरी कितने पैसे हो गए। सोनू ने करीब करीब पूरे साल भर में 200 ट्रांजेक्शन्स राम के साथ किए। इसमें बहुत बार सामान खरीदा है, कई बार सामान वापस भी किया है गलत आने पर, कई बार पेमेंट भी की है। तो सोनू इज आस्किंग कि सर प्लीज मेरा फाइनल बैलेंस बताइए, आज मैं सारा हिसाब कर दूंगा। नाउ टेल मी, इज इट पॉसिबल टू राम टू सर्च दीज 200 ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम दीज 20,000 ट्रांजेक्शन्स? नो सर, मैन्युअली तो नहीं हो पाएगा। इम्पॉसिबल, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। 20,000 ट्रांजेक्शन में 200 ट्रांजेक्शन ढूंढना इज 1% ट्रांजेक्शन ढूंढना, दिस इज इम्पॉसिबल। वो फिर यही करता रह जाएगा आज पूरा दिन, बिजनेस नहीं हो पाएगा उससे। तो राम ने कहा क्या जर्नल पर्पस पूरा कर पाएगा? आंसर इज नो। तो जर्नल इससे क्या कहेगी कि देखो मिस्टर राम, मेरा काम सिर्फ रिकॉर्डिंग का था, अब आप मुझसे 10 तरीके के काम और मांगेंगे तो आई कांट डू दैट। जर्नल सेज मेरा काम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। जर्नल पता है आपकी क्या मदद कर सकती है? आप कोई भी डेट बोलो जर्नल को, लाइक यू सेड नवंबर 8। जर्नल सेज हाँ नवंबर 8 को जितनी ट्रांजेक्शन हुई थी आई कैन शो यू। नवंबर 9, नवंबर 10, एनी ट्रांजेक्शन। बट इफ यू आर आस्किंग फॉर द ट्रांजेक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर हेडिंग, जर्नल कांट हेल्प यू। तो राम ने देखिए क्या सिस्टम अपनाया। जैसे ही राम जर्नल में एंट्री डालता है, ध्यान से देखिएगा, राम ने सोनू को आज 2,000 रुपए का सामान बेचा। राम ने पता है एक और बुक भी बना रखी है। उस बुक में एक पेज नंबर पर सोनू का नाम लिखा हुआ है। वहां पर भी उसने लिख दिया कि आज मैंने सोनू को 2,000 का सामान बेचा। लेट्स से सोनू के जानने के बाद राम ने अपने किसी एम्प्लॉय की सैलरी पे करी 1,000 की। उसी बुक में एक दूसरा पेज खुला हुआ है सैलरी के नाम से, और वहां पर एंट्री डाल दी 1,000 रुपए की सैलरी थी। अब पता है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। साल के लास्ट में सोनू जी आए, सोनू जी ने कहा हाँ जी सर। अच्छा मान लो कि 2 महीने बाद सोनू जी ने थोड़े से पैसे दे दिए, लेट से सोनू ने 100 रुपीज दे दिए, तो वापस से सोनू के पेज पे जाके 100 रुपीज माइनस कर देगा, -100 हो जाएगा। ठीक है। तो जिस दिन सोनू इसके पास आएगा कि हाँ जी भैया मेरा कितना पैसा हो गया बताइए, तो राम जो है जर्नल वाली बुक नहीं खोलेगा, राम विल ओपन द लेजर। दिस बुक इज कॉल्ड लेजर। लेजर में क्या हुआ? अभी जस्ट आप क्लास 10th में
एक चैप्टर शायद बायोलॉजी में पढ़ के आए थे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यस सर। उसके अंदर आप क्लासिफिकेशन करते थे, उसके अंदर एक सबसे यस सर। टॉप पर लाइन लिखी थी दैट इतने सारे एनिमल्स, प्लांट्स हैं, इतने सारे किंगडम्स हैं, हम उन्हें एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो हम उन्हें क्लासीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा यस सर। है, तो मैं नहीं ढूंढ सकता, तो हमने क्या किया, उनकी क्लासिफिकेशन कर दी। आपको अगर एक पर्टिकुलर हेडिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, गो टू द लेजर। लेजर के अंदर ये जो सोनू का पेज नंबर है ना, लेजर के अंदर जो सोनू का पेज नंबर है, उसी को अकाउंट कहते हैं। फाइनली अकाउंट क्या है? अकाउंट सबसे पहली बात बनता है टी शेप में। हम इस पर पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने आपको 2 चैप्टर का और नाम ले दिया। जर्नल एक पूरा चैप्टर है, लेजर पूरा चैप्टर है। अकाउंट आप जब बनाएंगे तो वो दिखने में टी शेप होता है, जिसकी राइट साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं और लेफ्ट साइड को डेबिट साइड कहते हैं। इसमें डिस्कशन अच्छे से करेंगे। अकाउंट्स के कुछ, इसके कुछ रूल्स होते हैं, और आपको अकाउंट का एटलीस्ट मतलब पता चला। ये वो हेड है जिसकी इंफॉर्मेशन आपको प्लस माइनस की मिलती रहेगी। तो क्लासिफिकेशन का काम पूरा हो गया। अच्छा, जर्नल के अंदर एंट्री डालने के बाद ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, यहां से एंट्री उठ के इधर आ रही है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग। जर्नल की बुक से लेजर की बुक में एंट्री को सेंड करना इज द प्रोसेस कॉल्ड पोस्टिंग, और इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। लेजर बनाना इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, और लेजर को आप सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। बताइए, इतनी बात में कोई दिक्कत? सर समझ आ गई। तो सर बेसिकली लेजर वो हेल्प करता है जब अगर एक इंसान के ट्रांजैक्शंस निकालने हो तो उसके लिए बेसिकली Yes, वो exactly. ओके सर। आपको अगर मान लीजिए आपको पता करना है कि आपने पूरे साल भर में मिस्टर अमित से कितने रुपए का सामान खरीदा, तो आप मिस्टर अमित का हाँ पेज जी नंबर सर। खोलोगे, आपको एक एक चीज मिल जाएगी। ठीक है जी। ठीक तो है मैं एक सर। बार फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले राम जी क्या करेंगे? राम जी सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई। उन्होंने कहा जी जो चीज पैसे से रिलेटेड नहीं है मुझे मतलब नहीं है, मेरे से रिलेटेड नहीं है। हम्म। उसके बाद मिस्टर राम को कलेक्शन करनी है, नहीं तो साल के लास्ट में इनकम कलेक्शन। टैक्स वाले मना कर देंगे। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जिस चीज का आपके पास प्रूफ नहीं है, इनकम टैक्स वाले उस एक्सपेंस को अलाउ नहीं करते, दे टोटली यस सर। डिनाई इट। ठीक है। और इवन इनकम टैक्स का रूल कुछ और भी सख्त है, वो कहते हैं आप पेमेंट चेक से करेंगे, कैश की ट्रांजैक्शन 20,000 से ऊपर करी हम उसे भी अलाउ नहीं करेंगे। तो राम को कलेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उसके पास नहीं हुआ और वो उस एक्सपेंस को शो कर रहा है, तो दैट एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड। आगे चलते हैं। मिस्टर राम सेट थर्ड नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा 20,000 ट्रांजेक्शन का, और वो पॉसिबल भी नहीं था। उसके बाद मिस्टर राम सेट क्लासिफिकेशन भी मैंने कर ली। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब देखिए, मिस्टर राम अब फाइनली लेजर बना चुके हैं, सबके फाइनल बैलेंसेस आ चुके हैं, सोनू से कितना लेना है, मिस्टर अमित को कितना देना है, मतलब सब चीज आ चुकी है, सब चीज आ चुकी है। नाउ टेल मी वन थिंग, इतनी सारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच में क्या छोटे मोटे एरर्स होने के चांसेस हैं? यस सर। इफ वी आर डूइंग इट मैनुअली इवन विद द कैलकुलेटर, तो उसमें भी चांसेस हैं कि थोड़े बहुत एरर हो सकते हैं। मान लीजिए 10,000 को आपने स्पीड में कैलकुलेशन कर रहे थे, आपने 10,000 को 1 लाख लिख दिया या 1,000 लिख दिया, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एरर्स आ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मान लीजिए टोटल 50 अकाउंट्स बने हुए हैं, 50 लोगों के अकाउंट्स बने हुए हैं, तो इन अकाउंट्स के अंदर किसी तरह का एरर नहीं है, इस बात की गारंटी क्या हमें जर्नल आके देगा? नो सर। जर्नल तो कह रहा था मुझसे बात ही मत करना, उसने तो रिकॉर्डिंग के बाद साथ छोड़ दिया था हमारा। क्या इसका जवाब लेजर देगा? लेजर सेज नहीं, हम आपको सिर्फ 50 अकाउंट्स की डिटेल दे सकते हैं। तो यानी अब तीसरा चैप्टर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, राम विल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। ये कोई बुक नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस सिर्फ इतना बता देगा कि क्या कैलकुलेशन एरर हुई है या नहीं हुई है, इज देयर एनी अर्थमेटिक एरर और नॉट। तो ट्रायल बैलेंस विल शो यू अर्थमेटिक एक्यूरेसी। किस चीज की अर्थमेटिक एक्यूरेसी? आपके लेजर्स की। क्या किसी लेजर के अंदर कोई चीज मिस हो गई है, क्या किसी लेजर में कोई चीज ज्यादा कैलकुलेट हो गई है, कम कैलकुलेट हो गई है? तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, हालांकि इस पे पूरा चैप्टर में डिस्कस करना है। ट्रायल बैलेंस की भी 2 साइड्स होती हैं। अगर दोनों साइड का टोटल सेम आ जाए, लेट्स से दिस इज 5 लाख, दिस इज आल्सो 5 लाख, लायबिलिटी और एसेट। नहीं वो बैलेंस शीट है, दैट इज बैलेंस शीट। आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, देखिएगा। ट्रायल बैलेंस की भी 2 साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। अगर वो दोनों साइड का टोटल मैच होता है, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि दैट देयर इज नो अर्थमेटिक एरर। देयर माइट बी सम अदर टाइप्स ऑफ एरर्स, उस पर भी पूरा चैप्टर पढ़ना है, वी से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। पर हाँ,
अगर आपकी ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड 5-5 लाख रुपए आती है तो आप इतनी अश्योरेंस ले सकते हैं कि आपने कैलकुलेशन करेक्ट की है। ठीक है जी। तो ट्रायल बैलेंस आपको इतना निश्चिंत कर देगा कि हाँ जी, लेजर्स के अंदर किसी तरीके का कैलकुलेशन, ओवर कैलकुलेशन, अंडर कैलकुलेशन नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो आइए जरा, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, कलेक्शन कर लिया, रिकॉर्डिंग कर ली, क्लासिफिकेशन कर ली। क्लासिफिकेशन के अंदर ही ट्रायल बैलेंस बनाना भी आ जाता है। इसके अंदर आपने लेजर भी बना लिया, ट्रायल बैलेंस भी बना लिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या राम को ये पता नहीं करना है कि उसने पूरे साल भर में प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया? पता करना। नाउ टेल मी, क्या जर्नल इसका जवाब देगा, लेजर जवाब देगा, कौन जवाब देगा? नोबडी इज गोइंग टू आंसर हिम। जर्नल से हमसे तो रिकॉर्ड पूछ सकते हो, लेजर से किसी भी पर्सन का नाम लो, हम उसके बारे में बता देंगे। ट्रायल बैलेंस से हमें सिर्फ एक चीज पता है कि आप अर्थमेटिकली करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। तो राम फाइनली ये कहता है कि मुझे मेरी परफॉर्मेंस कौन बताएगा? ये सब तो बाद की बातें थी कि ठीक है, सब चीजों का रिकॉर्ड है मेरे पास, कोई मेरे को टेंशन नहीं है, सब चीज एक जगह पे लिख दिए जाके। बट राम सेज कि मुझे मेरी परफॉर्मेंस कौन बताएगा कि मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं? तो आप मुझे ये बताइए, बिजनेस स्टडीज का कोई चैप्टर पढ़ा है आपने अभी तक? यस सर, फर्स्ट, ओके, सेकंड एंड थर्ड। बेस्ट बेस्ट। तो ट्रेड का मतलब बताइए क्या होता है? तो ट्रेडिंग बेसिकली होती है जब दो गुड्स आपस में ट्रेड करते हैं, तो या तो सेलिंग, मतलब एग्जैक्टली, जैसे एक गुड को सेल करते तो दूसरा गुड आपको मिलता है, वेरी गुड। बाइंग और सेलिंग, ऐसा। सामान खरीदता होगा और सामान बेचता होगा तो आप कहेंगे सर जरूरी नहीं है मिस्टर राम हो सकता है प्रोडक्शन करता हो सकता है, जरूरी नहीं है वो सामान खरीद के बेचता है, हो सकता है ही इज अ मैन्युफैक्चरर। तो द आंसर इज, हमारे सिलेबस में मैन्युफैक्चरर के अकाउंट्स हमें नहीं बनाने, वी आर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स या वट एवर फॉर ओनली ट्रेडर। तो यानी ट्रेडर का क्या काम होता है? ही बाइज द गुड्स, ही सेल्स द गुड्स, मेक सम प्रॉफिट, दैट्स इट। तो मिस्टर राम ये जानना चाहता है, अब मैं राम का थोड़ा बिजनेस बदल देता हूँ, मान लीजिए गारमेंट्स की शॉप है, तो यहाँ पर इसने एक शर्ट खरीदी 400 रुपीज की, कॉस्ट प्राइस था उसका, सेलिंग प्राइस था लेट से 800 रुपीज। इस पर उसको लाने ले जाने में 100 रुपीज का खर्चा हो गया, तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस आया लेट से 500। तो बताइए एक शर्ट पर मिस्टर राम कितना कमाता है? 300 रुपीज। 300 प्रॉफिट। इस चीज को शो करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस चीज को शो करने के लिए मिस्टर राम एक और अकाउंट बनाता है, क्योंकि वो ट्रेड से रिलेटेड है। इससे दिस अकाउंट इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट। अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में A/C लिख सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट आपको क्या बताता है कि परचेज करने के बाद जो सेल करी है उसमें क्या कमाया। कितना प्रॉफिट है। यस, दैट्स इट। नाउ टेल मी, क्या ये जो इसने शर्ट बेची है सड़क पर बैठ के बेची होगी? द आंसर इज नो, ही मस्ट बी हैविंग सम शोरूम, उसका रेंट होगा। क्या ये इसने खुद बेची है? द आंसर इज नो, यहाँ पर बड़े सारे सेल्समैन होंगे। क्या अंधेरे में बिजनेस करता है? नो, लाइटिंग के बिल्स आते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते होंगे। तो क्या अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने ऐसा कोई भी खर्चा माइनस करके दिखाया? नो। मिस्टर राम क्योंकि सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि मुझे एक जीन्स को खरीदने के बाद जब मैं उसे बेच देता हूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होता है। मिस्टर राम सेड, एक जीन्स पर 300 रुपए कमा रहा हूं, इस साल मैंने 1000 जीन्स बेची है, तो मिस्टर राम ने 3 लाख रुपए कमा लिए। क्या ये प्रॉफिट को वो घर ले जा सकते हैं खर्चा पे किए बिना? नहीं सर। अभी तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, तो दैट इज वाई इस प्रॉफिट को फाइनल प्रॉफिट नहीं कहते, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर ये लॉस है तो यू में से दिस इज ग्रॉस लॉस। ठीक है जी, ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए, जैसे ये 3 लाख के प्रॉफिट आएंगे राम को बहुत खुशी होगी। आप कहोगे सर ये अलग अलग क्यों बना रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है कि पहले ये 3 लाख निकालता है उसके बाद खर्चे माइनस करता है? तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट से ना उसको उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस समझ आएगी कि मेरे बिजनेस, देखो उसका असली काम तो यही है कि जीन्स खरीदनी है, शर्ट खरीदनी है, उसके बाद उसे बेचना है। तो उसको ना ट्रेडिंग अकाउंट से ये नजर आएगा कि मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। अगर यहाँ तो वाला बाकी बैलेंस, एडिशनल एक्सपेंसेस, हाँ बाकी के खर्चे तो झेल लिए जाएंगे, पर अगर ये प्रॉफिट उसे अगले साल कम होता नजर आ रहा है, कम होता नजर आ रहा है, तो वो सोचेगा कि कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, इससे रिलेटेड कोई गहरा डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। क्योंकि वो ग्रॉस प्रॉफिट फाइनल प्रॉफिट नहीं थे, तो मुझे ये 3 लाख रुपए में से क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस माइनस करने, हो सकता है इधर उधर की छोटी मोटी कोई इनकम आई हो, मुझे मेरे बैंक से इंटरेस्ट मिला हो सकता है मुझे किसी ने कमीशन दी हो,
मैंने 2 लोगों को मिलवा के ट्रेडिंग करवा दी उनकी। हो सकता है मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ हो, मेरी इनकम है। इसके अलावा अच्छा, ये सारी टर्म्स मैं आपको चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर आप इतना समझिए, कोई आपको कुछ दे रहा है तो वो आपकी इनकम ही है। इसके अलावा मान लीजिए मुझे कहीं से रेंट मिला है, रेंट रिसीव्ड भी मेरी इनकम है। तो ये कुछ अदर इनकम्स होती हैं, अदर इनकम्स होती हैं। कोई भी बिजनेसमैन इन इनकम्स पर बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं होता। उसकी जो असली इनकम है वो ये है, इसे दिस इज हिज ऑपरेटिंग इनकम। उसके बिजनेस को जिंदा यही इनकम रखेगी। उसके नीचे वाली इनकम फालतू की इनकम है, आ रही है अच्छी बात है, नहीं आ रही है कोई टेंशन नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से बड़े सारे खर्चे माइनस करने हैं, इधर उधर की थोड़ी बहुत इनकम भी प्लस करनी है। तो मिस्टर राम सेड इसके लिए ना एक अलग से अकाउंट ही बना लो। एक काम करते हैं, लेट्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद उन्होंने प्रॉफिट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में पीएनएल अकाउंट कहते हैं, उसमें ट्रांसफर किया। उसमें से सारे खर्चे वगैरह माइनस किए, इधर उधर की इनकम प्लस की, बहुत कुछ कर लेने के बाद फाइनली मिस्टर राम के पास बचते हैं लेट्स से 1,80,000। क्या इसे वो घर ले जा सकते हैं? द आंसर इज यस। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। और इफ इट इज अ लॉस, हमें दूसरे, हाँ बोलिए। सर हमने दूसरे एक्सपेंसेस के लिए एक दूसरा वो बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी एग्जैक्टली। ऊपर जो था ट्रेडिंग अकाउंट, उसके अंदर भी थोड़े बहुत खर्चों को डालते हैं। उन एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ये आपके सिलेबस का आखिरी चैप्टर होगा, उस समय हम पढ़ेंगे। उन एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल, मान लीजिए आप दरियागंज से बुक खरीदने जा रहे हैं, बुक है 5,000 की। आप कार से गए, आपका 1,000 का पेट्रोल लग गया, तो आपको वो बुक 6,000 की पड़ी। आप सबको ये बुक बताओगे 6,000 की पड़ी, बिकॉज 1,000 का पेट्रोल भी बुक के लिए ही तो लगा है ना। अगर 1,000 का पेट्रोल ना लगाते तो बुक कहां से लाते? तो इसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है जी। ठीक है सर। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो आप सीधा सीधा उसकी कॉस्ट में नहीं जोड़ सकते, वो मुश्किल है जोड़ना, तो वो नीचे आ जाते हैं, इधर उधर के खर्चे नीचे आ जाते हैं। जैसे मैं आपको इसमें भी एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप ड्राइवर जी के साथ गए थे, तो आप ड्राइवर को पूरे महीने की तनख्वाह 10,000 देते हैं। तो इस बुक को लाने में ड्राइवर की कितनी तनख्वाह लगी, दैट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। तो ड्राइवर जी की पूरी तनख्वाह आप नीचे पीएनएल अकाउंट में भेज दोगे। आप कहोगे ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम पता कर पाए कि एक बुक पर ड्राइवर की तनख्वाह कितनी लगी। ठीक है जी। तो जिन एक्सपेंसेस को आप सीधा सीधा ट्रेडिंग में नहीं भेज पा रहे हैं, उन एक्सपेंसेस को आप नीचे ले आते हैं। ठीक है जी। तो आइए फिर, हम बात कर रहे थे कि एक पर्सन ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया इसलिए ताकि उसे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिल पाए। देन ही प्रिपेयर्ड पीएनएल अकाउंट ताकि उसे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिल पाए। तो मिस्टर राम के एक सवाल का जवाब मिल चुका है। ही वांटेड टू नो अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ हिज बिजनेस। उसका जवाब मिल चुका है। प्रॉफिट होंगे परफॉर्मिंग गुड, लॉसेस होंगे नॉट परफॉर्मिंग गुड। ठीक है जी। आगे चलते हैं। परफॉर्मेंस पता चल गई। क्या किसी को ये जानने में इंटरेस्ट नहीं होगा कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? देखिए फाइनली लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं। क्या किसी को ये जानने में इंटरेस्ट होगा? बिल्कुल होगा। फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति कैसी है। इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये बताइए, बिजनेस जो हम कर रहे हैं उसकी कुल मिला के संपत्ति कितनी है? जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसकी कुल मिला के संपत्ति, असेट्स कितने हैं? अगर आपको असेट्स को डिफाइन करना है तो बहुत सिंपल है। एनीथिंग ऑन विच अ बिजनेस हैज राइट इज इट्स एसेट। द बेस्ट थिंग इज यूजिंग द वर्ड राइट। जिस पर भी आपका हक है, आप कहें कि जिसके पेपर्स हमारे नाम पर हो वो एसेट है। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर राम ने जिस समय मिस्टर सोनू को सामान बेचा था 2,000 रुपए का, तो क्या सोनू एक इंसान है? उसने अपने पेपर मिस्टर राम के, सोनू के कोई पेपर होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, इंसानों के पेपर नहीं होते। तो क्या मिस्टर राम को सोनू से 2,000 रुपए लेने का राइट है? द बेस्ट वर्ड इज राइट है। 2,000 रुपए लेने का राइट है। और जिससे हमें पैसा लेने का राइट होता है, हक होता है, वो एक हमारा एसेट है। और उस एसेट को हम लोग डेटर कहते हैं। बी साइलेंट रहेगा। दैट पर्सन इज कॉल्ड डेटर। इससे हमें पैसे लेने हैं। ठीक है जी। तो राइट वर्ड यूज करना बेटर है, क्योंकि अगर आप कहें कि उसकी उसकी जो है ऑनरशिप हमारे पास हो, तो जब मैं सोनू को सामान बेचता हूं तो सोनू की ऑनरशिप मेरे पास नहीं आ जाएगी। तो द बेस्ट वर्ड इज यूजिंग राइट्स। अच्छा जी। तो सर एक बार डेटर फिर से समझा दीजिए ना। हाँ जी, डेटर देखिए, आपने जरूर नाम सुना होगा चैप्टर 2 में। देखिए पूरा मैं डिटेल में बताता हूँ। मिस्टर राम की शॉप है,
एक सोनू नाम का व्यक्ति उसकी शॉप पर आता है, वो कहता है सर मुझे 2000 का सामान चाहिए। मिस्टर राम ने कहा ठीक है, आप मुझसे 2000 रुपए के गुड्स ले लीजिए, आप 2000 रुपए दे दीजिए। उसने कहा सर आज नहीं दे पाऊंगा, आप तो मुझे जानते हो, आपके घर के पीछे रहता हूँ, मैं आपको अगले महीने पैसे दे दूंगा। तो आप मुझे ये बताइए, क्या सेल हो चुकी है? सेल्स हो चुकी है? द आंसर इज यस, सेल हो चुकी है। क्या कैश आया है? द आंसर इज नो। तो क्या आया है? आपके पास एक हक आया है। हक किस चीज का आया है? सोनू से अगले महीने पैसे लेने का। और इस तरीके के लोगों को वी से दीज आर डेटर्स। सेल हो जाती, पैसा आ जाता तो हम उसे कहते कैश सेल्स। ओके, सेल हो गई, डेटर आया है, वी से क्रेडिट सेल। ठीक है जी। आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब जब बाद में उसने पे कर दिया, हाँ, जिससे हमें पैसे लेने हैं। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा, डेटर इज अ पर्सन हु विल पे अस। ठीक है, मान लीजिए हमने मिस्टर अमित से सामान खरीदा था ना उधार, मिस्टर अमित से हम लाते हैं सामान, तो हमें मिस्टर अमित के पैसे देने हैं। तो मिस्टर अमित मेरी लायबिलिटी है, मेरी ऑब्लिगेशन है कि नहीं? ऑब्लिगेशन है, यस सर। तो मिस्टर अमित मेरा क्रेडिटर है, जो मुझे क्रेडिट देता है वो मेरा क्रेडिटर है। ठीक है जी। तो बेसिकली सोनू के लिए राम उसका क्रेडिटर हो गया। वेरी गुड। मिस्टर सोनू अगर अपनी भी बुक्स बनाते होंगे, अकाउंटिंग करते होंगे, तो मिस्टर सोनू के लिए जो क्रेडिटर है वो राम है। वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है? ओके जी, आइए वापस चलते हैं। तो हम बात एसेट्स की कर रहे थे। मिस्टर राम को मैंने कहा सर आपके बिजनेस में कुल मिला के 2,50,000 रुपए की संपत्ति है। इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है, इसमें प्लांट मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, कैश हो सकता है, गुड्स हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। मैंने मिस्टर राम से एक बात पूछी, मैंने कहा सर ये जो 2.5 लाख रुपए के आपके पास असेट्स हैं, सारे आपके हैं क्या? तो मिस्टर राम ने कहा अरे मेरे पास कहाँ इतने पैसे थे, मैंने उधार भी लिया है थोड़ा सा। कहते हैं मेरे सर पे कुछ उधारी भी चल रही है, लायबिलिटीज है। मैंने कहा कितने की लायबिलिटीज हैं? ही सेड सर मेरे सर पर 1,50,000 रुपए की लायबिलिटीज है। ध्यान से समझिएगा। मिस्टर राम से मैंने कहा आपका जो बिजनेस है उसकी कुल मिला के एसेट्स कितने, क्या संपत्ति है? ही सेड सर 2.5 लाख रुपए। मैंने कहा सारे आपके हैं क्या? उसने कहा सर सारे मेरे नहीं है, 1,50,000 रुपए का कर्जा ले रखा है। मैंने कहा सर आपके फिर लगता है 1 लाख रुपया आपने अपना लगाया है, बोलो क्लियर है? 1,50,000 रुपए बाहर वालों से लिए, 1 लाख रुपए अपना लगाया, तभी तो 2,50,000 के एसेट्स हैं। ऑनर जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उस पैसे को कैपिटल कहते हैं। द अमाउंट इन्वेस्टेड, यस, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड हिज कैपिटल। क्लियर है यहां तक? तो आप मुझे ये बताइए, ये जो 2,50,000 रुपए है ये कैसे आया? उसने कहा सर 1,50,000 रुपए की उधारी चल रही है, 1 लाख रुपया अपना है। फाइनली वी हैव मेड अकाउंटिंग इक्वेशन। सॉरी, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, सॉरी। ठीक है जी। अब मैं, हाँ, अब एक चीज और बताता हूँ। आप अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा लिखते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या ऐसा लिखना गलत होगा? ऐसा लिखना भी सही होगा। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, पर इट इज एडवाइजेबल टू राइट लाइक दिस, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ऐसे लिखना भी कोई गलत नहीं है, बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव, आप आगे पीछे करके कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर ऐसे ना लिखा ज्यादातर नहीं जाता है, ऐसे लिखने को बेटर माना जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे, बट दिस इज कंसीडर्ड बेटर ऑप्शन। आप सोच सकते हैं क्यों? बेटर, यस सोचिए, बताइए। सर, क्योंकि जितना आपने लायबिलिटी ली है, यस, जितने पैसे की, तो उतना आपका एक्सपेंस हो गया। चलिए मैं एक बार बताता हूँ, थोड़ा काफी हद तक ठीक था। मान लो किसी बिजनेस के पास 2,50,000 की संपत्ति है, ठीक है जी। ये ऑनर है, ये ऑनर का घर है, ये रहा, ये राम का घर है। सोचिएगा, इमेजिन, विजुअलाइज कीजिएगा। राम आज अपने बिजनेस को बंद कर देगा तो उसके हाथ में कितना कैश आएगा? टोटल 2,50,000। 2 लाख। राम इज नॉट अलाउड टू टेक द मनी डायरेक्टली टू होम। जब वो पैसे को घर ले जा रहा होगा, रास्ते में उसे बड़े सारे लोग मिलेंगे, कोई क्रेडिटर होगा, कोई लोन मांगने वाला होगा, बड़े सारे लोग होंगे। उन्होंने कहा पहले हमारे 1,50,000 दो, उसके बाद बचे हुए 1 लाख रुपए घर ले जाना। तो आप कंसेप्ट समझिए, पूरी दुनिया में इफ यू आर डूइंग बिजनेस एनीवेयर, आपको सबसे पहले बाहर वालों का चुकाना है, लास्ट में जो बचेगा आपका होगा। That is why it is better to write liability first and capital at the last. आपको सबसे पहले इनका चुकाना है, देन आप अपने घर पैसे ले जा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे थे। तो फाइनेंशियल पोजीशन को ऐसे हवा में नहीं बताया जाता, हम उसके लिए भी एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। देखिएगा प्लीज।
राम से मैंने कहा सर आपके पास तो बड़े सारे एसेट्स हैं। मैंने एसेट्स की पूरी एक लिस्ट दिखाई। मैंने कहा सर आपके पास स्टॉक है, सर आपके पास डेटर्स हैं, आपको लोगों से पैसे लेने हैं, सर आपके पास प्लांट है। प्लांट मतलब मशीन्स का ग्रुप, बहुत सारी मशीन। मशीन्स जब हाँ जी मिक्स हो जाती हैं भी से प्लांट। हमने कहा सर आपके पास कैश है, सर आपके पास फर्नीचर है। हमने कहा सर कुल मिला के 2.5 लाख रुपए आपके हैं। अच्छा ये बैलेंस शीट में राम की बना रहा हूँ या बिजनेस की बना रहा हूँ? द आंसर इज बिजनेस की बना रहा हूँ। बिजनेस की सर। यस सर। देखिए इसे बताने से पहले मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, एक सेकंड जरा। ये देखिए, हमेशा ऑनर एक तरफ खड़ा होता है, उसका बिजनेस दूसरी तरफ खड़ा होता है। ठीक है, आपने चैप्टर 2 पढ़ा बिजनेस स्टडीज का? यस सर, बिजनेस स्टडी ओके सर। यस सर। ओके, अब समझ आ जाएगा आपको। फिर ऐसा माना जाता है ऑनर ने बिजनेस को जो पैसा दिया वो कैपिटल है। यस सर। बिजनेस के पास पैसा आ गया, जिस दिन ये बिजनेस बंद हो जाएगा ऑनर को उसकी कैपिटल वापस मिल जाएगी जितनी भी बची होगी। यस सर। आप समझ सकते हैं, अगर 20 लाख रुपए से बिजनेस शुरू कर रहा हूं और देखो किसी का भी इरादा नहीं होता बिजनेस बंद करने का, अगर कम बंद करना पड़ रहा है डेट मींस बिजनेस में घाटे हो रहे थे। तो मतलब तो लॉस जो है। कुछ, यस एग्जैक्टली, जो कुछ भी बचेगा राम को वापस मिल जाएगा। तो अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो क्या ये कैपिटल वाला पैसा भी बिजनेस के सर पे एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है कि कभी ना कभी तो वापस करना ही है? यस सर। करना है, बिल्कुल करना है, पर लास्ट में करना है। कुछ लोग ऐसे हाँ भी जी। हैं जिनकी पेमेंट सबसे पहले होगी, उन्हें हम स्पेसिफिकली लायबिलिटी तो कहते हैं, पर बेटर वर्ड इज आउटसाइडर्स लायबिलिटी, बाहर वालों का आउटसाइड। पैसा। तो क्या मैं ऑनर को इनसाइडर्स लायबिलिटी, ऑनर के पैसे को इनसाइडर्स लायबिलिटी कह सकता हूं? द आंसर इज यस। यस। यस सर। ऑनर के पैसे को इक्विटी भी कहते हैं, मालिकों का जो पैसा होता है उसे इक्विटी भी कहते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, मान लो राम ने 20 लाख रुपए लगाए, हमने बाहर से 10 लाख का उधार लिया, तो बिजनेस के सर पे कुल मिला के कितना कर्जा चढ़ गया? 30 लाख का, 30 लाख। जिसमें से 10 लाख तो ऑनर के हैं, वो लास्ट में मिलेंगे, और 20 लाख रुपए बाहर वालों के हैं, वो सबसे पहले चुकाने पड़ेंगे आपको। क्लियर है? आप हमेशा अकाउंटिंग जो करोगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे। आप ऐसा मान के चलोगे बिजनेस बिजनेस कोई पर्सन हो जैसे, और ऑनर एक तो अलग आपने पर्सन उल्टा माना लिख जाएगा। दिया। सॉरी, 10 लाख लाइबिलिटी है और 20 लाख कैपिटल है। ओ सॉरी माय बैड, 10 लाख की लाइबिलिटी 20, ठीक है जी। आगे जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेंगे कि हम लोग बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। ऑनर ने क्या किया जी? ऑनर ने कुछ नहीं किया, ऑनर ने 20 लाख रुपए दिए थे, तो वो 20 लाख रुपए भी बिजनेस की एक तरह से लायबिलिटी है, पर हम उसे कैपिटल कहते हैं ताकि वो अलग से नजर आए। ठीक है जी। तो वापिस आता हूं मैं, तो अगर मैं लेफ्ट साइड पे लायबिलिटीज की लिस्ट बनाऊंगा तो इसमें सारे बाहर वालों का नाम आएगा, कितने लोगों से पैसा लिया। मान लो 1,50,000 रुपए। ऑनर का कितना पैसा है वो भी तो एक तरह की लायबिलिटी है, पर हम उसका नाम रखते हैं कैपिटल, 1 लाख रुपया। कैपिटल। तो देखिए बिजनेस के पास जो टोटल 2,50,000 रुपए के एसेट्स हैं, दोनों के सेम उतने ही बैलेंस। रुपीस की लायबिलिटीज भी हैं। क्लियर है पक्का? यस सर। तो जो मैंने आपको नीचे समझाया था कि बिजनेस अलग है ऑनर अलग है, अकाउंट्स के अंदर इसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं। आपको ये चैप्टर 3 में पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं। देयर आर 11 कंसेप्ट्स बिजनेस एंटिटी। वो बच्चों को लगता है कि वो थ्योरी है, जबकि वो आने वाले चैप्टर्स के अंदर प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, आइए जरा थोड़ा सा बिजनेस स्टडी से रिलेटेड एक छोटी सी बात बताता हूँ। यहाँ पर बहुत लोगों का डाउट आता है, क्योंकि सर बिजनेस कहाँ से एक पर्सन हो गया? आप अकाउंट्स की नजर से देख रहे हो तो आप उसे एक पर्सन कह रहे हो, बट ऑनर ही तो चलाता है बिजनेस को। तो देखिए आपने भी बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, देयर इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप। यस सर। देखिए अगर आप लॉ का चश्मा पहन के देखेंगे तो ऑनर प्लस बिजनेस एक ही है। ऑनर मर गया, बिजनेस बंद हो गया, याद है ना, डीमेरिट होता है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। और अगर आप अकाउंट्स का चश्मा चढ़ा लेंगे आंखों पे तो ऑनर प्लस बिजनेस दो लोग माने जाते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर टू पीपल, दो लोग हैं, और सोल प्रोप्राइटर आप अगर लॉ की नजर से देखते हैं तो एक ही इंसान है। क्लियर है यहाँ तक पक्का? तो आइए जरा एक बार सम अप करते हैं, अभी वैसे बात खत्म नहीं हुई है, पर हमने ऑलमोस्ट एक दो चैप्टर को छोड़ के पूरी बुक में जितने चैप्टर्स हैं सबका नाम ले दिया है। देखिए सबसे पहला काम आइडेंटिफाई कीजिए, पैसे से रिलेटेड नहीं है, छोड़ दीजिए। बताइए दूसरा काम जल्दी से। सर अगर वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। एग्जैक्टली, हाँ जी। थर्ड तीसरा रिकॉर्डिंग। एग्जैक्टली। फोर्थ
Fourth was classifying. Classifying. Fifth, summarize. So for classes, summarize. That's it. Identify, financial है तो डन, नॉन फाइनेंशियल है इग्नोर. Analyze. हाँ वो आ रहा हूँ उस पे, अभी समझाया नहीं ना. आइए. अच्छा. कलेक्टिंग की बात करें तो भैया आप अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा, नहीं तो इनकम टैक्स वाले मना कर सकते हैं. अगर आपका कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी आपकी रिपोर्ट्स पे साइन करने से मना कर देगा. रिकॉर्डिंग की बात करें तो विच बुक, जर्नल, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्लासिफाइंग के अंदर आप लेजर उठा सकते हैं, ट्रायल बैलेंस भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. समराइजिंग के अंदर आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई. अब मैं आपको बताऊं समराइजिंग क्यों कहते हैं. आपने इंग्लिश के अंदर बहुत सारी समरीज लिखी होगी, आपके एग्जाम में आता होगा कभी ना कभी समरी लिखी होगी बड़े सारे. तो आप क्या करते हैं समरी के अंदर पूरा चैप्टर उतार देते हैं कि उसका क्रक्स दिखाते हैं कि फाइनल ये है. डेफिनेटली आप उसका लास्ट वो क्रक्स दिखाते हैं, पूरा निचोड़ दिखा देते हैं उसके अंदर. समराइजिंग के अंदर भी तो मैंने यही किया. आप जरा एक बात सोचो, 20,000 जर्नल एंट्रीज, 50 लेजर अकाउंट्स और इन सब की मदद से एक ग्रॉस प्रॉफिट, एक नेट प्रॉफिट. समराइज नहीं किया क्या? है कि नहीं? बैलेंस शीट बन गई. ठीक है. अच्छा आप जरा सोचिएगा, अब जो हम एनालाइजिंग वगैरह पढ़ रहे हैं दैट इज योर क्लास 12th पार्ट, पर हमें मीनिंग तो पता होना चाहिए. ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मैं आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिंग अकाउंट दिखा दूं, मैं किसी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा दूं, मैं किसी की बैलेंस शीट दिखा दूं. लेट्स से मैं आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सारी इंफॉर्मेशन लेके आ गया. मैंने कहा ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट सब देख लो और डिसाइड करो पैसे इन्वेस्ट करें कि ना करें. आप कहोगे सर, आप 12th क्लास के बाद ऐसा कहोगे, हालांकि आप कहोगे सर ये नॉट पॉसिबल. आप कहेंगे 12th के बाद आप जब पढ़ चुके होंगे एनालिसिस, तो कहेंगे सर ये पॉसिबल ही नहीं है. मैं कहूंगा क्यों? आप कहेंगे सर एक फिगर देख के भी कैन नॉट एनालाइज. प्रॉफिट की फिगर देख के हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते सर, हमें एनालिसिस करना पड़ेगा. तो अब एनालिसिस में एग्जैक्टली करना क्या है? एनालिसिस में आप बहुत कुछ करते हैं. मैं 2-3 चीजों का नाम लेता हूं. आप ना रिलेशनशिप्स बना के देखते हैं बड़ी सारी फिगर्स की आपस में, और आप बड़े सारे रेशियोज कैलकुलेट करते हैं. मैं आपको छोटा सा इसमें एग्जांपल देता हूं, 12th का पार्ट है हालांकि. मान लीजिए हम जो बाहर से कर्ज लेते हैं उसे डेट कहते हैं. एक बिजनेस पर 5 लाख का कर्जा चढ़ा हुआ है, ठीक है, और मालिक जो अपना पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं. थोड़ी देर पहले आई सेड इसे इक्विटी भी कहते हैं. आपको अगर मैं बोलूं कि एक बिजनेस है, कर्जा 5 लाख का, मालिक ने लगाया है उस पे 1 लाख, तो क्या 5:1 रेशियो है डेट और इक्विटी का? आप पता है 12th क्लास के बाद जब ये पढ़ चुके होंगे आप कहेंगे सर इस कंपनी में बिल्कुल पैसा मत लगाना, इतना कर्जा लेके बैठी है कंपनी. मैं कहूंगा क्यों ना लगाओ? तो आप कहोगे सर गलती से इनके प्रॉफिट थोड़े से कम हो गए तो ये इंटरेस्ट कहां से पे करेंगे कर्जे पे? जरा सा भी इनका कैश फ्लो पोजीशन बिगड़ गया. कैश फ्लो पोजीशन का मतलब इनके पास सेल्स नहीं हो रही, इनके पास कैश नहीं है, तो इंटरेस्ट कहां से पे करेंगे? मैं आपको थोड़ा सा इंडिया के लॉ के बारे में बताता हूं. अगर कंपनी ने किसी व्यक्ति के 1 लाख रुपए रोके हुए हैं तो वो उस कंपनी को बैंकरप्सी के लिए फाइल कर सकता है. बैंकरप्सी, मान लीजिए कंपनी में 10,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं पर कंपनी के पास 1 लाख रुपया कैश नहीं है देने को, दैट कंपनी विल गो टू बैंकरप्सी. इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है 2016 से इंडिया के अंदर. तो आपने जैसे ही देखा, जब मैं आपको ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट लेके आया, आपने कहा सर इससे कुछ नहीं होगा, आप दे दो, हम एनालाइज करके शाम तक बताते हैं. तो आपने बैलेंस शीट के अंदर से डेट उठाया, उसमें से इक्विटी देखी और आपने आपस में कंपैरिजन किया. आपने कहा बिल्कुल पैसा नहीं लगाएंगे सर, 5:1 का रेशो है, बिल्कुल बात मत करना, 1 रुपया नहीं लगाएंगे. तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जो आपको इंफॉर्मेशन दिखाई गई है आप उसको एनालाइज करके देखते हैं कि हाँ एक रिलेशनशिप जनरेट करते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज इंटरप्रीट. आपने जब ये रेशो निकाला तो आपने कहा सर एनालाइज कर लिया. मैंने कहा तो आप क्या समझे? आपने कहा सर नहीं करेंगे इन्वेस्ट. इंटरप्रीट मतलब कि वो रेशो आपको कह क्या रही है? वो रेशो आपको मना कर रही है कि बहुत ज्यादा कर्जा ले रखा है, प्लीज इन्वेस्ट मत करना. मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं. आपने बिग बाजार का नाम सुना है? यस सर, बिग बाजार. आपने ई जोन का नाम सुना होगा जरूर. यस सर. इजी डे का नाम सुना है? यस सर. ओके. इन तीनों और बहुत सारे ब्रांड्स को एक कंपनी चलाती है फ्यूचर ग्रुप करके. किशोर बियानी जी की कंपनी है. राइट नाउ दिस कंपनी इज ऑन बैंकरप्सी. आप कहेंगे सर बिग बाजार तो बहुत जबरदस्त चल रहा है, ई जोन अच्छा चल रहा है, इजी डे तो बड़ी बड़ी सोसाइटीज में होता है. व्हाट इज द प्रॉब्लम? लास्ट 3 मंथ्स के अंदर इनको कोरोना वायरस के चक्कर में जबरदस्त लॉस हुआ, इनकी कैश फ्लो पोजीशन खराब हो गई, कर्जा इनके सर पे जबरदस्त है, तो ये बैंकरप्सी की कगार पर खड़ी है. तो इंटरप्रीट करोगे, आप कहोगे कि नहीं इतना कर्जा हम नहीं दे रहे पैसे. इंटरप्रीट करने के बाद
आप एक अपनी स्टेटमेंट फाइल करोगे, आप अकाउंटेंट हो ना, आप लिख के दोगे कि कंपनी की कैसी हालत है। यस सर। आप डॉक्टर बन जाओगे उसमें, आप सारा पूरा प्रिस्क्रिप्शन दोगे। जी। और ये पता है आप किसे दोगे? आप कम्युनिकेट करोगे ये सारी बातें उन लोगों को जिन्हें इन बातों से फर्क पड़ता है, एंड दोज पीपल आर कॉल्ड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। Who are the users of accounting? They may be owners, they may be employees, it may be government, anybody, any stakeholder. Finally, sum up करते हैं। आइडेंटिफाई कर लिया, कलेक्शन कर लिया, रिकॉर्डिंग कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया, समराइजिंग में ट्रेडिंग पिनल बैलेंस शीट बना लिया, एनालिसिस में बड़े सारे रेशियोस निकाल के देखे, इंटरप्रेटिंग में उन रेशियोस का मतलब समझा, और अपना प्रिस्क्रिप्शन लिख के यूजर्स के हाथ में थमा दिया कि हाँ जी ये है बिजनेस की हालत। ये जो सारा काम आपने किया, आप इसे डॉक्टर्स की भाषा में डायग्नोसिस कह सकते हैं। और यहाँ पर आपने अपना लिख कर दे दिया कि हाँ जी ये है जी हालत। उसके बाद कंपनी की मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि अब इस डायग्नोसिस के बाद जो प्रॉब्लम सामने आई है उसको ट्रीट कैसे किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि हाँ जी इतना घटिया रेशो 5:1, 5 गुना कर्जा ले रखा है, तो फिर मैनेजमेंट अनाउंस करेगी कि भाई कुछ भी करके कर्जा खत्म करना है। ठीक है जी। हाँ जी, यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत है तो? नो सर। तो मैंने आपको कितने चैप्टर्स के नाम लिए, लास्ट में हमने थोड़ा सा अकाउंटिंग क्वेश्चन का नाम लिया, वो पढ़ना है। सोर्स डॉक्यूमेंट वाला वाउचर्स वाले चैप्टर का नाम लिया हमने, जर्नल का नाम लिया, लेजर का नाम लिया, ट्रायल बैलेंस का नाम लिया। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट को मिला के फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई अकाउंट नहीं बनता, अकाउंट नहीं बनता, फाइनल अकाउंट। पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ये आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आखिरी चैप्टर है, काफी लेंथी भी है, इसमें 2 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। चलिए, तो इतना कुछ करने के बाद हमें एक बेसिक अकाउंटिंग आएगी। हालांकि कुछ बीच में छोटे मोटे चैप्टर है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमने एंट्रीज गलत डाली है तो उन एंट्रीज को ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, इसके अलावा और कुछ छोटे छोटे 4-5 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है। तो पहले बताइए, यहाँ तक जितना हमने पढ़ा उसमें कोई दिक्कत है आपको? सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा, मेरे को रोहित ने बताया था आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है? हाँ जी सर, इको भी मेरे को पढ़ना है। अच्छा, तो लेकिन मैं हाँ बताइए सर, लेकिन मेरे को ऐसा लगा था कि दोनों सब्जेक्ट ले अगर मैं सेम टीचर रखूंगी तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, लाइक प्रेशर हो जाएगा। तो मैंने सोचा था कि मैं 2 अलग अलग टीचर। हाँ, वो आप एक बार देख लेना। पर हम अगर साथ में करते हैं तो हम मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अकाउंट्स रख सकते हैं, ट्यूसडे थर्सडे को हम इको रख सकते हैं। इको का सिलेबस उतना बड़ा नहीं है, इको के लिए आपको कभी भी 3 क्लासेस की जरूरत हफ्ते में नहीं पड़ेगी। हाँ जी सर, जैसे मेरा अकाउंट्स का 20th को यूटी है, 25 मार्क्स का। सिलेबस बताओ। सिलेबस चैप्टर 1 to 5 है, और चैप्टर जो 3 है वो एक पीडीएफ है, उससे पढ़ना। ठीक है, करते हैं इसको, खत्म करते हैं। तो ये हो जाएगा खत्म, क्योंकि चैप्टर 1 तो मैंने बहुत ठीक से किया हुआ है। चैप्टर 1 and 2 वो थ्योरी बेस्ड ही है। 1 and 2 आपने अच्छे से किया हुआ है? हाँ जी सर, चैप्टर 1 and 2 क्योंकि थ्योरेटिकल बेस है तो वो मेरे को इजीली समझ आ गया। 3 और 4? 3 और 4 नहीं सर, उसमें अकाउंटिंग क्वेश्चन कितना अच्छे से आता है? सर अकाउंटिंग इक्वेशन मेरे को, क्योंकि अभी हम स्कूल में साथ साथ कर रहे हैं तो इजीली समझ में आ रहा है, मैं साथ साथ कर रही हूँ, तो अकाउंटिंग इक्वेशन इजी लगता है मेरे को, मतलब आ जाता है समझ में। ठीक है, तो मैं आपको पहले चैप्टर नंबर 3 और 4 पढ़ाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर दिखने में थ्योरी है, आगे जाके वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसमें 11 कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं। आप मुझे ये पता करके बताइएगा कि उसके अंदर एक टॉपिक है IFRS करके, उसके अंदर एक टॉपिक है इंडियन AS करके, उसके अंदर एक और टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो कितना आ रहा है? क्योंकि ये जितना मैंने अभी तक स्कूल में देखा है वो कटवा देते हैं। जो चैप्टर 3 है वो सिर्फ एक पीडीएफ से आ रहा है, तो वो मैं आपको पीडीएफ मेल कर दूंगी। बेस्ट है। हाँ, तो उसमें वो 11 कंसेप्ट्स ही होंगे और इन सब का सिर्फ मीनिंग होगा। तो आप मुझे पीडीएफ व्हाट्सएप कर दीजिएगा एक बार। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी पीडीएफ। ठीक। तो कल से स्टार्ट करें फिर अपना? सर यस, मैं आपको एक बार मम्मा को बोलूंगी आपसे बात कर ले टाइमिंग और ये सब का। ठीक है, बता दीजिएगा। हाँ बोलिए। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे रख लेंगे क्लास। PTSS कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं। आप बात करा दीजिएगा मॉम से। ओके बाय, थैंक यू। यस सर, मैं मम्मा को एक बार भेज दूँ। थैंक यू सो मच सर। ओके जी, बाय बाय।